तो अब हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस जो कूलम्ब्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा। तो क्वेश्चन क्या है, सिंपल डायग्राम में लिखे हैं, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड लेंथ एल है और तीनों वर्टिसेस ए बी सी पे सेम चार्ज क्यू क्यू एंड क्यू प्लेस किया गया है। उसके बाद इसके सेंट्रॉइड पे, सेंट्रॉइड बोल सकते हो, ऑर्थो सेंटर बोल सकते हो, सरकम सेंटर बोल सकते हो, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का सब सेम होता है। तो हम इसके सेंट्रॉइड पे क्यू चार्ज प्लेस किए हैं, कैपिटल क्यू। ये स्मॉल क्यू है और ये कैपिटल क्यू है, इसको प्लेस किया गया है। तो अब ये फाइंड करना है कि व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज कैपिटल क्यू। अब ये बता दें, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू दोनों का साइन सेम है, और जब दो चार्ज का साइन सेम हो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। इट मींस दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो है तो डेफिनेट है दोनों या तो पॉजिटिव होगा या तो दोनों नेगेटिव होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखें क्यू एंड स्मॉल क्यू आर ऑफ द सेम साइन। अब इस केस में मेन फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द फोर्स experienced by कैपिटल क्यू चार्ज। तो इसके लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल थोड़ा याद करो। तो ये सपोज कैपिटल क्यू चार्ज है, अब इस पे लगने वाले इन तीनों चार्ज के कारण फोर्स जो है वो फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्यू पे ए बी सी पे प्लेस्ड चार्जेस के कारण फोर्स फाइंड करेंगे और उन सब का वेक्टर एडिशन एग्जैक्टली नेट फोर्स ऑन द चार्ज कैपिटल क्यू होगा। तो सबसे पहले अगर हम इस पे लगने वाला फोर्स इस क्यू के कारण फाइंड करें तो सोचो इसका और इसका अगर साइन सेम है तो जो फोर्स होगा इसके और इसके बीच में वो क्या होगा? इस साइड। तो इसको हम नाम रख रहे हैं, दिस इज F1। तो F1 इज द फोर्स एक्टिंग ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू दिस स्मॉल क्यू। तो अब ये फोर्स फाइंड करना है तो उसके लिए ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो वो डिस्टेंस हम जस्ट थोड़ा ज्योमेट्री का यूज करके फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं। सपोज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये L है और ये L है। तो डेफिनेट है ये कंप्लीट L है तो ये कितना होगा? L/2 और ये होगा L/2। तो जस्ट पाइथागोरस थ्योरम से ये जो लाइन है दैट विल बी L² माइनस L²/4। तो दैट विल बी √3L डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से यहां तक जो लेंथ हो गया वो √3L/2 हो गया। तो अब अगेन बता दें, दो सेंट्रोइड एक दूसरे को सेंट्रोइड मीडियंस को एग्जैक्टली 2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो अगर ये 2 है और ये 1 है तो ये जो लेंथ यहां से यहां तक फाइंड करना है, ये कंप्लीट लेंथ, वो क्या होगा? इट मींस इसको x नाम रखें तो x इज इक्वल टू √3L/2 into 2 divided by 3 cancel, it means this is L divided by √3। तो ये है तुम्हारा ये डिस्टेंस L/√3। इट मीन्स दिस इज L/√3 और ये सारे वैल्यू सेम होंगे, L/√3 और ये भी L/√3। तो इस तरह से हमको ये L/√3 मिल गया। अब इसके बाद हम लोग मेन फोर्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो अब सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वन ड्यू टू ए। तो वो हम नाम रखते हैं F1। तो अब एग्जैक्टली F1 जो है वो क्या आएगा? तो F1 हम मैग्नीट्यूड अभी लिख रहे हैं, डायरेक्शन को इग्नोर कर रहे हैं। तो F1 इज इक्वल टू जस्ट K Q बाय R²। इट मीन्स L/√3 होल स्क्वायर। ये F1 का वैल्यू आया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें फोर्स एक्टिंग ऑन दिस कैपिटल क्यू ड्यू टू दिस क्यू, तो ये इधर की तरफ होगा रिपल्सिव, दिस इज F2। और फिर इस पे इसके कारण से लगने वाला ये भी रिपल्सिव क्योंकि सबका साइन सेम है, तो दिस इज F3। तो अगेन अगर हम F1 का मैग्नीट्यूड लिखें तो F2 का और F3 का भी सेम होगा क्योंकि ये चार्ज सेम है और ये जो डिस्टेंसेस हैं वो सारे के सारे सेम हैं। तो दैट इज इक्वल टू F2 मैग्नीट्यूड एज वेल एज F3 मैग्नीट्यूड। अब जो मेन है, जो फोर्स फाइंड करना है, F is the just total force acting on this capital Q due to the three charges. तो F is equal to definitely this is F1 plus F2 plus F3। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम लोग लिखे हैं, बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल।
अब ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से मिला, तो अब मेन इन तीनों का वेक्टर रेडिएशन चाहिए। तो सोचो ये जो एंगल है वो 120 डिग्री होगा, ये सबको पता है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, तो 30 30 60, ये 120, उसी तरह ये भी 120 फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह से अगर ये 120 है और ये दो फोर्सेस F2 और F3 का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों सेम है, तो दो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल लग रहा हो, तो जो उन दोनों का रिजल्टेंट होता है, मतलब F2 और F3 का रिजल्टेंट जो है, अगर समझो तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से तुमको इधर दिखेगा, तो दैट विल बी F2 3 रिजल्टेंट ऑफ, हम यहां पे लिखते हैं नाउ रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3 इज F23। तो F23 का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, तो उसके लिए मैग्नीट्यूड पहले लिख रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड जस्ट दिस इज F2 स्क्वायर F3 स्क्वायर, F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 F3 cos 120 डिग्री, और cos 120 डिग्री का वैल्यू -1/2, तो -1/2 इट मींस दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ F2 और F3 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम दोनों को F2 से डिनोट कर सकते हैं। तो F2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F2 स्क्वायर F2 इंटू -1/2, ये कैंसिल। अब ये -F2 स्क्वायर और F2 स्क्वायर, तो ये क्या बन गया F2, मतलब F2 और F3 का रिजल्टेंट इस लाइन के लॉन्ग होगा और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा F2 और F3 दोनों के इक्वल होगा। तो अब सोचो F2 F3 एंड F1 इन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है और इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम F2 के इक्वल आया, या फिर बोल सकते हैं F3 के इक्वल आया। और अगर F2 F3 का रिजल्टेंट अगर मैग्नीट्यूड ऑफ F2 F3 के इक्वल होगा, तो सोचो अगर ये और ये मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो डेफिनेट है ये F23 और ये F1 एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो अगर हम बात करें यहां से, तो दिस इज इक्वल टू F1 प्लस F23 and F23 this one and F1 both are in opposite direction. It means this implies that F1 minus F1 because F23 and F1 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ये 0। तो इस तरह से हमको क्या मिला कि यहां पे जो कैपिटल Q चार्ज प्लेस्ड है उस पे नेट फोर्स 0 लगने वाला है। तो देखते हैं इसी तरह का थोड़ा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, अगेन एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC है जिसमें A पे Q चार्ज प्लेस्ड है, B पे Q चार्ज प्लेस्ड है और C पे -Q चार्ज प्लेस्ड है। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ईच चार्जेस। कहने का मतलब A पे प्लेस्ड जो चार्ज Q है इस पे इन दोनों के कारण नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। सिमिलरली B पे जो चार्ज Q प्लेस्ड है इन दोनों के कारण कितना फोर्स लग रहा होगा, और अगेन C पे जो चार्ज -Q प्लेस्ड है उस पे इन दोनों के कारण कितना फोर्स लग रहा है। तो अगेन वन बाय वन हम फाइंड करते हैं फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज Q प्लेस्ड एट A। नाउ फोर्स experienced by Q at A। तो अगर A पे जो चार्ज है उस पे हम फोर्स फाइंड करना चाहते हैं, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर एक चार्ज पे अनदर डिफरेंट चार्जेस के कारण हम फोर्स फाइंड करना चाहते हैं, तो हम पहले इन दोनों के बीच का फोर्स फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों के बीच का, और दोनों का जो वेक्टर एडिशन है वही नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस Q ड्यू टू दिस टू चार्जेस होगा। तो अगेन ये Q है वो पॉजिटिव है और ये Q नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो डेफिनेट है, वो फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स लगने वाला है। इट मींस यहां पे जो फोर्स लगेगा FAC लिख रहे हैं, FAC दिस रिप्रेजेंट दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन A ड्यू टू चार्ज एट C। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, हम जस्ट वेक्टर के फॉर्म में भी लिख रहे हैं, डायरेक्शन भी हम इसमें मेंशन करेंगे। तो फर्स्ट अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो दैट इज K Q स्क्वायर QQ डिवाइडेड बाय अगेन L स्क्वायर। अब अगर किधर है AC के अलोंग,
तो हम डायरेक्शन मेंशन करने के लिए लिख दे रहा है अलोंग AC। ये क्लियर होगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इस पे लगने वाला फोर्स इसके कारण से, तो डिफरेंट है, दोनों का एग्जैक्टली नेचर सेम है। तो नेचर सेम है तो इस पे जो फोर्स लगेगा B के कारण वो हम लिख रहे हैं FAB। FAB is the force acting on the charge at A due to the charge at B. Now FAB, so that is equal to KQ square divided by L square. Now this is along BA. This is along B. तो अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये कितना है 60 डिग्री और ये कितना होगा 120 डिग्री। तो अगर ये 120 डिग्री होगा और ये तो 60 डिग्री है, तो डेफिनेट है इन दोनों का जो रिजल्टेंट है हम वो पैरेललोग्राम लॉ से इधर की तरफ रखेंगे। तो पैरेललोग्राम लॉ से डेफिनेट है। अब ये सोचो FAB और ये जो मिला FAC, ये दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है। तो जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच के एंगल 120 डिग्री है, तो अगेन जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा उसका भी मैग्नीट्यूड इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं इट मींस दिस इज टोटल फोर्स एक्टिंग एट A, इट मींस दिस इज FA। सो FA is equal to FAB plus FAC। Now FAB plus FAC, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो लिखेंगे दैट इज KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये जो डायरेक्शन है डिफरेंट है, इसके पैरेलल होगा, क्योंकि अगर ये 120 डिग्री है तो ये एग्जैक्टली कितना होगा 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री है, तो ये और ये दोनों पैरेलल होंगे। इट मींस दिस नेट फोर्स एट A इज अलोंग BC। दिस इज अलोंग BC। तो ये मिला फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज एट A ड्यू टू द चार्ज एट B एंड C। अब सिमिलरली अगर हम बात करें फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज प्लेस्ड एट B के लिए, तो अगेन इस B पे इसके कारण से चार्ज रिपल्सिव लगेगा इधर की तरफ, फिर इसके कारण से जो चार्ज इस पे लगेगा वो अट्रैक्टिव लगेगा इधर की तरफ, और इन दोनों का अगेन जो रिजल्टेंट है वो इस साइड, और अगेन ये जो मैग्नीट्यूड है वो सेम KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर, और ये भी KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई L स्क्वायर, और ये भी 120 डिग्री है दोनों के बीच का एंगल, तो दिस इज अगेन KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें इसके लिए तो ये होगा अलोंग AC, तो दिस इज अलोंग AC। तो ये डायग्राम में भी हम मेंशन कर दिए हम लोग कि एग्जैक्टली B पे इन दोनों के कारण किस डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है। अब बात करते हैं थर्ड केस की। इट मींस इस पे इन दोनों के कारण क्या फोर्स लगने वाला है, तो इस पे इसके कारण से अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो दिस इज FCA। इट मींस फोर्स एक्टिंग एट C ड्यू टू चार्ज एट A। अब इस पे फोर्स इसके कारण से अगेन अट्रैक्टिव, तो दिस इज FCB, फोर्स एक्टिंग एट C ड्यू टू B। नाउ दिस इज 60 डिग्री। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम है 60 डिग्री है, तो अब यहां से जो नीचे आएगा डेफिनेट है ये 30 डिग्री होगा, तो ये जो आएगा वो 30 डिग्री के एंगल पे इस साइड से, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हम वेक्टर से फाइंड कर सकते हैं। तो वेक्टर में क्या है, जस्ट अगर हम बात करें टोटल फोर्स एक्टिंग एट C ड्यू टू चार्ज एट A एंड B, तो दैट विल बी वेक्टर एडिशन ऑफ दीज टू। तो FCB और FCA दोनों को ऐड करना है, लेकिन दोनों का एग्जैक्टली जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, और वो मैग्नीट्यूड सेम किसके इक्वल रहेगा, तो अगेन KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर, KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर। तो अगर हम FC लिखें तो मैग्नीट्यूड FC का लिख रहे हैं, तो दैट इज अगेन KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करने के बाद डेफिनेट है cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, ये 2 और cos 60 कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद ये 3 टाइम्स बच जाएगा। इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। इट मीन्स ये FC का मैग्नीट्यूड हुआ, और वो कहाँ रहेगा, तो एकदम डाउनवर्ड डायरेक्शन में,
और डाउनवर्ड डायरेक्शन इट मीन्स अगर इसको आगे प्रोड्यूस करो तो ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा ये भी लाइन के। तो यहां से हमको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हुए ए बी सी तीनों पे अदर टू चार्जेस के कारण जो फोर्स लगेगा वो हम लोग कैलकुलेट किए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इफ ए बॉडी गिव्स आउट 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड। सपोज एक बॉडी है, हम ए नाम रख ले रहे हैं। दिस गिव्स आउट 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। ये इतना इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस मतलब गिव्स आउट इट मीन्स किसी दूसरे एटम को देता है हर सेकंड में। तो इस तरह से एग्जैक्टली 1 कूलम चार्ज के लिए कितना टाइम लग जाएगा 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस होने में। तो सोचो 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज इज 1.6 इंटू 10 to the power माइनस 19 कूलम। तो अब अगर 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन एवरी सेकंड ये देता है तो डेफिनेट है द टोटल चार्ज गिवन बाय दैट बॉडी per second is equal to 10 to the power 9 into 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. It means this is 1.6 into 10 to the power minus 10 coulomb. अब इतना कुलम चार्ज एग्जैक्टली एक सेकंड में प्रोड्यूस हो जाता है। तो अब पूछा जा रहा है कितना टाइम लगेगा 1 कुलम चार्ज में। तो डेफिनेट है अब यूनिटरी मेथड से सिंपल है। इट मीन्स टाइम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 to the power minus 10 कूलम। अब यहां से इसी को डिवाइड कर लो, इतना ही सेकंड लगेगा 1 कूलम चार्ज डेवलप होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगेन एक इंपॉर्टेंट है। ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 इक्वल चार्जेस। इसका मीनिंग क्या है? 2 इक्वल चार्जेस हैं कैपिटल क्यू के और इसके सेंटर पे एक अनदर चार्ज स्मॉल क्यू प्लेस किया गया है। तो अगर ये डिस्टेंस हम x रखें, इसको भी x रख लेते हैं, मतलब दोनों के बीच में ये स्मॉल क्यू रखा गया, सो दैट द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, इट मीन्स तीनों चार्ज का जो एक सिस्टम बना, दैट विल बी इन इक्विलिब्रियम। ये तीनों इक्विलिब्रियम में कब होंगे? व्हेन स्मॉल क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ कैपिटल क्यू बाई 4। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। 3 चार्जेस will be in equilibrium। तो 3 चार्जेस इन इक्विलिब्रियम का मतलब है कि यहां पे जो कैपिटल क्यू चार्ज प्लेस्ड है लेफ्ट में, इस पे इन दोनों के कारण जो टोटल फोर्स लगेगा वो 0 होना चाहिए, या फिर इस स्मॉल क्यू पे इन दोनों कैपिटल क्यू चार्ज के कारण जो नेट फोर्स लगेगा वो 0 होना चाहिए, एंड इस पे इन दोनों के कारण जो टोटल फोर्स है वो 0 होना चाहिए। तो हम कोई भी ले सकते हैं, हम नाम रख लें अगर दिस इज ए, बी एंड सी। तो ए पे लगने वाला इन दोनों के कारण हम टोटल फोर्स को 0 कर लें, या फिर इस पे इन दोनों के कारण टोटल फोर्स को 0 कर लें। तो हम कोई भी एक ले लेते हैं तीनों में से। तो सपोज हम लेते हैं द नेट फोर्स एक्टिंग एट द कैपिटल क्यू एट ए ड्यू टू दैट 2 चार्जेस इज इक्वल टू 0। इट मीन्स फोर्स experienced by charge q at A must be 0 if the 3 charges are in equilibrium. So this implies that first the force acting at A due to the B, that is K capital Q small q by x square plus now the force acting at this one due to this one. So then again K Q square divided by the distance between that 2 charges is 2x, it means that is 4x square is equal to 0. अब हम इसी को सॉल्व करेंगे और मेन फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ स्मॉल q. नाउ फॉर दैट k कैपिटल Q स्मॉल q by x square is equal to minus k कैपिटल Q square by 4x square. x square cancel, capital Q cancel, k and k cancel. It means this implies that small q is equal to minus of capital Q by 4. तो यहां से हम ये प्रूफ कर पाए कि अगर ये तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो स्मॉल q मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 4। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट केस में क्या है ये देखो, एक ए ऑब्जेक्ट है जिस पे कुछ चार्ज है, उसको हम Q1 नाम रख रहे हैं, और बी है जिस पे कुछ चार्ज है वो Q2 है। अब इनिशियली इसको 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है।
तो इस स्ट्रेन को हम अभी कुछ देर के लिए जस्ट आर नाम रख रहे हैं। तो इस सिचुएशन में जो दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है वो हम एफ रख रहे हैं। तो एफ it means force of interaction between that two charges in this situation is k q1 q2 divided by r square। अब नेक्स्ट केस में क्या करते हैं कि एक एक कांटेक्ट में ए के सेम साइज का एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट लाते हैं। तो जैसे ही एक एक कांटेक्ट में कोई अनचार्ज ऑब्जेक्ट आएगा वो ए और सी दोनों चार्ज को शेयर करेगा। इट मींस अगर इस पे Q1 था तो अब इस पे सेम साइज का है तो ये Q1/2 होगा और इस पे Q1/2 होगा। सेम उसी तरह से B के सेम साइज का हम कोई अनचार्ज ऑब्जेक्ट B के कांटेक्ट में लाते हैं तो इस पे जो Q2 था अब अगर कांटेक्ट कर दें उसके बाद ये Q2/2 होगा और यहां से अगेन ये Q2/2 होगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, इस C और D को हटा लेते हैं अलग। अब उसके बाद A पे Q1/2 चार्ज रह जाएगा और B पे एग्जैक्टली Q2/2 चार्ज रह जाएगा। अब उसके बाद इन दोनों को 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखते हैं। मतलब अगर पहले R था तो ये जो है वो R/2 हो गया। तो अब इस केस में जो फोर्स है उसको हम F' नाम रखते हैं। तो ये F' क्या हो जाएगा, दैट विल बी K Q1/2 इंटू Q2/2 डिवाइडेड बाई R/2 दी होल स्क्वायर। तो इस केस में 2 और 4 होगा और यहां से 2 स्क्वायर 4 कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से ये जो F' है एग्जैक्टली F के इक्वल आ जाएगा। तो अगर ये F' F के इक्वल आ गया तो हम ये समझ सकते हैं कि प्रीवियस केस में और जो लास्ट केस में आफ्टर कांटेक्ट हमको मिला दोनों केस में फोर्स सेम लगने वाला है। तो यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि फर्स्ट सिचुएशन में और सेकंड सिचुएशन में फोर्स में क्या रिलेशन आएगा। तो दोनों केस में एग्जैक्टली फोर्स सेम रहने वाला है।